कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक परिवार में बच्चे का आना हम सभी समझ सकते हैं कि सभी के चेहरे खिल जाते हैं और एक अलग सा एक खुशी जो है वो सबके अंदर दिखाई देता है। जैसे ही एक शिशु का जन्म होता है, मानो एक माँ का भी नया जन्म होता है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों के कारण कोई माँ बन नहीं पाती है। कई महिलाएं बांझपन का शिकार हो जाती हैं, संतान सुख से वंचित रह जाती हैं। और खास करके ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आम होती जा रही हैं। आखिर क्या है ये बांझपन? इसकी क्या प्रमुख कारण हैं? कैसे हम इससे बच सकते हैं? क्या इसका कोई कारगर उपाय है? क्या इस तरह की समस्या से निजात मिल सकता है? क्या संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है? ये बहुत सारी जो बातें हैं या कह सकते हैं सवालात हैं, वो सबके जहन में हैं। और हमारी ये कोशिश होगी कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचा सके इस संबंध में जो आप जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रख्यात महिला रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर करुणा शाहदेव। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, आप सबों को नमस्कार जी। मैम, महिलाओं से संबंधित तो बहुत सारी विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे हम कर सकते हैं और लगातार करते रहते हैं कई कार्यक्रमों के माध्यम से। लेकिन आज ये जो बांझपन हमने इसलिए चुना है कि ये आप भी इससे वाकिफ हैं और आप भी इसमें सहमति अपनी देंगी कि इन दिनों जो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, ये जो बांझपन है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। महिलाएं संतान सुख से वंचित रह जा रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके कारणों पर जाएं, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो बांझपन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली क्या है? किस स्टेटस को हम इससे बांझपन कह सकते हैं? देखिए मैडम, हमको तो ऐसा लगता है ना कि ये बांझपन वर्ड ही नहीं यूज करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे एक गाली है और एक स्त्री के चेहरे पे एक थप्पड़ है या उसके दिल में एक मुक्का है, ऐसा लगता है ना। ये बड़ा अभिशाप के जैसा लगता है और ये शब्द बहुत अभिशप्त लगता है। तो हमको लगता है कि चलिए हम लोग आज इसको बांझपन नहीं बोल के इनफर्टिलिटी बोलेंगे, है ना। कोई वयस्क स्त्री और पुरुष अगर 1 वर्षों तक वो लोग साथ रहें और उनको बच्चा नहीं हो तो हम लोग सोचते हैं कि ये इनफर्टाइल कपल है ना। लेकिन अब जब हम लोगों का मैरिज लेट होने लगा है तो हम तो ये सलाह देंगे कि आप 6 ही महीना तक देखिए और अगर बच्चा नहीं रुक रहा है तो आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लीजिए। और अगर आप ज़्यादा ही उम्र में शादी किए हैं, अब ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि शादी होते होते 35 भी पार हो जाता है, तो 3 ही महीना आप वेट करिए। अगर 3 महीना अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी अगर आपको बच्चा नहीं रुकता है तो बेहतर है कि आप सलाह लीजिए। अधिकतर लोगों को जब शादी के बाद 60-65% लोगों को तो 3 महीना से 6 महीना में बच्चा रुक जाता है और साल होते होते 80-85% लोग को प्रेगनेंसी रुक जाता है। लेकिन जब नहीं रुके तो कुछ बिल्कुल ये हम समझ सकते हैं कि जो जैसे आपने कहा कि इनफर्टिलिटी हम शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उर्वरा शक्ति जो है वो शरीर की कम हो जाती है धीरे धीरे। और एक कारण तो आपने स्पष्ट कर दिया, देर से शादी। और भी बहुत सारे कारण होंगे जो महिला जो है वो एक संतान सुख से वंचित रह जाती है। उनमें और कौन कौन से कारण हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है उम्र। 30 साल तक फर्टिलिटी बहुत अच्छा रहता है। 30 से 35 में घटना शुरू हो जाता है और 35 के बाद तो बहुत ही कम हो जाता है। बहुत एक्सेप्शनली ऐसा देखा गया है कि 40-42 के साल में भी लोगों को बच्चा रुक जाता है, पर ये बहुत रेयर है। इसको लेके आदमी नहीं चल सकता है। तो सबसे बड़ा कारण है हम लोग का एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए सही उम्र तो होता है 20, 22, 24, 27, ये सब सही उम्र होता है फर्टिलिटी के लिए। उस समय आदमी के शरीर में सब हार्मोन का बैलेंस काफ़ी अच्छा रहता है और पुरुषों का बहुत दिन तक उन लोग फर्टाइल रहते हैं, पर स्त्रियों में फर्टिलिटी उम्र के साथ में घटने लग जाता है। लेकिन इनफर्टिलिटी का बहुत सारा कारण है। एक तो एज हो ही गया, लेकिन दूसरा ट्यूबल फैक्टर हुआ, यूट्रस में प्रॉब्लम हुआ, वेजाइना में प्रॉब्लम हुआ, कोई हार्मोनल डिफेक्ट हुआ, कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया, कोई तरह का असाधारण बीमारी हो गया। तो अगर आप सबसे पहला हम लोग जो सवाल करते हैं, कोई पेशेंट आती है बच्चा नहीं रुका, तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं आपका मेंस
कैसा होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप पूछ के समझ सकते हैं। अगर मेंस आपको रेगुलर होता है 3 से 5 दिन या 2 से 5 दिन तक होता है और लगभग 1 महीना में आ जाता है, ये करीब 26 से 30 दिन में होता है, पर अधिकतर लोग को 28 दिन में होता है। तो अगर मेंस आपका रेगुलर है तो एक समझ में आता है कि चलिए बहुत कुछ प्रॉब्लम सही है। लेकिन उसके बाद भी अगर मेंस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और फिर भी बच्चा नहीं रुकता, तो फिर हम लोग कुछ जांच करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इनफर्टाइल पेशेंट का अच्छी तरह से उनका हिस्ट्री पूछते हैं। उसके बाद उनको फिजिकल चेकअप किया जाता है कि सारा कुछ ठीक है कि नहीं, यूट्रस ठीक है कि नहीं, शरीर वगैरह सब ठीक है कि नहीं, कहीं दाढ़ी मूंछ तो नहीं है, पिंपल्स तो नहीं है, बहुत मोटी तो नहीं है, बहुत पतली तो नहीं है। क्योंकि अभी आज के समय में बहुत सारी लड़कियां पीसीओ की पेशेंट हो जाती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो लोगों को हो जाता है, ये भी इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा एक कारण हो जाता है। तो फिर हम लोग ये सब देखने के बाद कुछ हार्मोनल टेस्ट करते हैं। वो हार्मोनल टेस्ट किसी भी अच्छे सेंटर में आप अगर जाएंगी तो आपका हो जाएगा। उसमें हम लोग जो मेन हम लोग देखते हैं उसमें थायराइड देखते हैं, प्रोलैक्टिन देखते हैं, FSH, LH और AMH देखते हैं। इतना सारा हार्मोन का टेस्ट बता देता है कि हार्मोनल कोई डिसफंक्शन तो नहीं है। और पुरुषों का भी सीमेन का जांच हम लोग कराते हैं। वो 3 दिन पुरुष स्त्री को साथ नहीं रहना पड़ता, तो वो लोग सीमेन टेस्ट करवाते हैं। अब आप लोगों को बता दें कि एक ऐसा समय था जब 60 से 120 मिलियन को हम लोग नॉर्मल मानते थे, पर आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत कारणों से। तो वो पुरुषों का जो शुक्राणु है वो भी अब घटना शुरू हो गया। घटते घटते 50 को नॉर्मल माना गया, फिर 40 को नॉर्मल माना गया, फिर 30 को नॉर्मल माना गया, फिर 20 मिलियन को नॉर्मल माना गया, और अब तो 15 मिलियन को भी लोग सोच लेते हैं कि चलो 15 मिलियन भी है और मोटिलिटी 50% है, तो चलो ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि चलेगा, है ना। तो ये इन सब जांचों को हम लोग करके पता करने का कोशिश करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं। दवा देने से भी अगर 1-2 महीना में बच्चा नहीं रुका तो हम लोग देखते हैं कि कोई ट्यूबल फैक्टर तो नहीं है, कोई ट्यूबल डिजीज तो नहीं है। उसके लिए आप हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी भी करा सकते हैं, लेकिन एक सिंपल है कि हम लोग एक एक्सरे करके देख लेते हैं। एक्सरे के द्वारा कुछ डाई को डाला जाता है और हम लोग मेंस खत्म होने के 2-3 दिन बाद देखते हैं कि कोई ट्यूबल फैक्टर तो नहीं है। अगर कोई ट्यूबल फैक्टर होता है तो फिर उस ट्यूब को खोलने का प्रक्रिया चलाया जाता है। बिल्कुल, उसमें मतलब ऑपरेशन वगैरह की भी जरूरत पड़ती है मैम? कभी तो कुछ दवा हम लोग डालते हैं, उस दवा के और प्रेशर से ट्यूब खुल जाता है कुछ लोगों का। अगर नहीं खुलता है तो फिर कुछ ऑपरेशन का प्रक्रिया भी अपनाया जाता है। जी। और बहुत बार लोगों में देखा गया है ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम लोग मेंस्ट्रुअल ब्लड को ट्यूबरक्लोसिस के लिए चेक करके देखते हैं, कुछ मॉन्टुक्स टेस्ट भी करके देखते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करके भी देखते हैं, मैंने ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट कर लेते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है। और एक बात हम और बोलना चाहेंगे, जो हम एक समाज सेवक होने के कारण भी बोलना चाहते हैं, आजकल बहुत सारे लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशन में रहते हैं। ये हम पर्सनली इसको एकदम पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप उस रिलेशन में रहते हैं, प्रेगनेंसी रुक जाता है तो आप नेचुरली उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो आपको क्या होता है कि आप उसको खराब करने के लिए जाते हैं। अब जब आप प्रेगनेंसी को खराब करने जाइएगा, पहला प्रेगनेंसी अगर आप खराब करेंगी तो 25% लोगों को फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकता है। उन लोगों को कोई ना कोई ट्यूबल ये इन्फेक्शन हो जाता है, या एंडोमेट्रियम में भी कुछ खराबी आ जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आप मतलब हेल्दी, बहुत बड़ा कारण है। आप हेल्दी लाइफ को जिए और गलत रास्ते पर नहीं चलिए, ताकि उसके इतना ही नहीं है, बहुत सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो जाता है, उसके कारण भी इनफर्टिलिटी को बढ़ावा मिल जाता है और इनफर्टिलिटी नहीं होता। और जब ज़्यादा उम्र में शादी करते हैं तो यूट्रस में फाइब्रॉयड बनने लग जाता है। कहा जाता है कि जो यूट्रस बच्चा पैदा नहीं करता वो फाइब्रॉयड पैदा करने लग जाता है। फिर जब फाइब्रॉयड हो जाता है तो फिर वो भी बच्चा नहीं होने लग जाता है। तो सब कुछ एक समय पे होना चाहिए। अब ये सोचेंगे कि मेरा कैरियर बनेगा तभी हम शादी करेंगे, ये ठीक बात नहीं है। आप शादी करिए, आप कुछ सपोर्ट लीजिएगा, सपोर्ट के साथ में आप बच्चा हो उसको बुजुर्ग माँ बाप देखें या परिवार के दूसरे लोग देखें, और आप मैंने समय पे बच्चा होने दीजिए, ताकि एक हेल्दी और स्वस्थ बच्चा को की आप माँ बन सकें। अब कैरियर बनते बनते तो 40 साल हो जाता है, 35 साल हो जाता है, खास करके डॉक्टर लोगों के लाइफ में तो 35-40 साल तो कैरियर ही बनाते चला जाता है। तो उस उम्र में तो बच्चा होना नहीं चाहता,
एक जरा हंसने की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो बोल रही थी कि देखो ना करुणा, अब इतना उम्र तक तो शादी नहीं हुआ, अब शादी होगा तो मेंस रुकेगा तो हम सोच के खुश होंगे कि बच्चा रुक गया, पता चला रही तो मेनोपॉज ही हो गया। तो ये जो है ना सब मतलब कुछ एक समय पे ऐसे हो गए हैं कि इस तरह के जोक्स अब बनने लग गए हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छा संदेश युवा पीढ़ी को दिया है डॉक्टर साहब कि इस तरह की जो समस्या बढ़ती जा रही है इसको रोकने के लिए हमें अपने आचरण को बिल्कुल ठीक रखना होगा, और ये जो गलत दिशा में युवा पीढ़ी जा रही है उसको उस कदम को रोकना पड़ेगा, ताकि हम आने वाला जो हमारा भविष्य है उसके साथ हम खिलवाड़ न करें, भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। बहुत सारी जो कारण है आपने बताया है। आपने कहा कि पुरुषों में भी इसका कारण हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं में ही शारीरिक रूप से कोई समस्या हो। जैसे आपने कहा कि पुरुषों में भी स्पर्म्स की जो मात्रा है वो घटती जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? ये 1/3, जैसे जो इनफर्टाइल कपल हैं अगर 100 ले लीजिए तो 1/3 में फीमेल दोषी रहती है, 1/3 में पुरुष दोषी रहते हैं और 1/3 में दोनों दोषी रहते हैं। जी। अब पुरुषों में भी ये इसलिए घटते जा रहा है क्योंकि हम लोग का खान पीन रहन सहन हर कुछ हम लोगों का गलत होते जा रहा है। एक तो हम लोग जंक फूड खाते हैं, बहुत टाइट कपड़ा पहनते हैं जो लोअर पार्ट में उतना टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और धूम्रपान करते हैं, बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं, बहुत लोग अशुद्ध वातावरण में सांस लेते हैं। तो इन सबों के कारण पुरुषों का शुक्राणु का संख्या घटता ही चला जा रहा। अगर सात्विक भोजन करेंगे, अंकुरित अनाज खाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, हरा साग सब्जी खाएंगे, ताज़ा फल लेंगे और रोज दिन व्यायाम करेंगे। कसरत बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी तरह एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी सोच को रखेंगे और गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे तो कभी भी इनफर्टिलिटी आपको नहीं ये करेगा। अब माने ये अच्छा खान पीन और अच्छा रहन सहन आदमी के शरीर को स्वस्थ रखता, शरीर ही नहीं स्वस्थ रखता, शुक्राणु को भी स्वस्थ रखता है। बिल्कुल। और जो संतुलन जो बिगड़ गया है वही इसका मूल कारण है कि पुरुषों में भी इस तरह की समस्या जो है वो आम होती जा रही है। स्त्रियों के में भी आपने बहुत सारा कारण बताया और बहुत सारे जो कारण है उसका निदान भी बताया। कई मामलों में ऑपरेशन करके भी मतलब उस समस्या को ठीक किया जा सकता है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब धीरे धीरे आधुनिक जो पद्धति है वो हर चीज़ में आ रही है, इलाज में आ रही है, तो इसके संबंध में भी इस जो इनफर्टिलिटी है उसको ठीक करने के लिए भी बहुत सारी पद्धति आई होंगी, तो क्या उसका लाभ लोग ले रहे हैं या आने वाले दिनों में हम उम्मीद करें? हाँ, ये भी हम ज़रूर अपने दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि बहुत बार पेशेंट बहुत लेट से हम लोगों के पास आती है ना, कि बच्चा नहीं रुक रहा तो 10 साल बीत गया, 8 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, वो लोग रास्ता ही देख रहे हैं कि मेरे बगल वाली को तो 15 साल के बाद बच्चा रुका था तो हम भी उतना देर रुके रहें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप समय पे अपना काम शुरू करिए। आपको बताया ना 1 साल तक नहीं रुकता है अगर सही उम्र में, तो आप दिखाइए। अगर ज़्यादा उम्र है तो 3 से 6 ही महीना में किसी अच्छे जगह में आप जाइए और टेस्ट करवा के देख लीजिए, और आप में जहाँ कमी है उसको दूर करने का कोशिश करिए। अब इनफर्टिलिटी उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा जितना एक समय में था, क्योंकि अब बहुत सारे IVF सेंटर खुल गए हैं जो आपको बहुत तरह से मदद कर सकते हैं। अगर आप में आपका अंडा नहीं बन रहा, अगर आपका अंडा बन रहा है, आपका पति का भी सब कुछ ठीक है, तो दवा से ठीक हो जाएगा। अगर आपका कहीं ट्यूबल फैक्टर में खराबी है तो उसको दवा और ऑपरेशन से ठीक किया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका ट्यूब नहीं ही खुलता है तो आप, या ट्यूब खुला हुआ है लेकिन दवा से नहीं ठीक हो रहा, तो आप IUI में जा सकते हैं। IUI बहुत सिंपल प्रोसेस है, उसमें पति के शुक्राणु को कुछ दवा से उसमें तेजी लाकर स्त्री के गर्भाशय में डायरेक्ट कैथेटर से डाल दिया जाता है। अगर 3-4 बार IUI कर लिए उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं रुक रहा है या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, बहुत बार है कि सब कुछ ठीक है लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा है, तो फिर हम लोगों को IVF में जाना पड़ता है। और IVF तो अभी सचमुच इनफर्टाइल कपल के लिए एकदम बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक है। थोड़ा महंगा जरूर है क्योंकि इसमें इतने सारी प्रक्रियाएं हैं इसकी, और इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इतने सारा मशीन इसमें इन्वॉल्व है कि इसीलिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। फिर भी बच्चा तो लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीज है। उससे आपका एक पैर ही टूटता है, आप जाते हैं इलाज कराने तो कितना पैसा खर्चा करते हैं, तो आप अपने लिए करते हैं तो बच्चे के लिए भी आपको करना पड़ेगा।
आईवीएफ में क्या किया जाता है कि कुछ दवा दे करके जो नेचुरल प्रोसेस में शरीर में 1 महीना में 1 अंडा बनता है, 2 ओवरी होता है, एक राइट एंड एक लेफ्ट, तो कभी राइट में कभी लेफ्ट में अंडा बनता है। लेकिन जब आईवीएफ में जाया जाता है, चूंकि आईवीएफ का प्रक्रिया महंगा है, इसीलिए 1 अंडा से आईवीएफ वाले लोगों का काम नहीं चल सकता है, तो वो लोग कुछ खास तरह का दवा देते हैं जिससे अंडा कुछ ज़्यादा बन जाता है, 5, 6, 8, 10, 20, 25 तक भी अंडा बन जाता है। उसको मॉनिटर किया जाता है, अल्ट्रासाउंड करके देखते रहा जाता है, ब्लड टेस्ट करके भी सब मॉनिटर किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि यूट्रस का जो दीवार है जिसमें बच्चा आके ठहरेगा, वो घर उसके लिए अच्छा बना या नहीं बना। तो जब अंडा मन लायक बन जाता है तब एक प्रोसेस से उन अंडाओं को निकाल लिया जाता है और उन अंडा को पुरुष के शुक्राणु से मैच कराया जाता है और मैच करा के देखा जाता है कि उसमें बच्चा बनने का प्रक्रिया शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको एक खास तरह के इंक्यूबेटर में रखा जाता है और जब वो बच्चा बनने लग जाता है तो या तो 3रे दिन या 5वें दिन उस अंडे को उस स्त्री के गर्भाशय में फिर से डाल दिया जाता है। और या तो कभी ऐसा भी होता है कि वो अंडा बनाने की प्रक्रिया में कुछ ज़्यादा ही हार्मोन दिया जाता है, तो उस अंडा को फ्रीज करके रख दिया जाता है और फ्रीज करके फिर 2-3 साइकिल के बाद उसको फिर यूट्रस की दीवार को अच्छा से तैयार करके और तब उसमें उस बच्चे को डाल दिया जाता है। और उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलता है क्योंकि इतना मेडिसिन पड़ा हुआ रहता है, तो उस समय से सेम डे ट्रांसफ़र करने से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, 1, 2, 3 महीना के बाद ट्रांसफ़र करने से अच्छा होता है। इसी में एक बात और बता दें, ऐसे भी आजकल बहुत सारे लोग हैं जो लोग अपना कैरियर बनाने के फेर में रहते हैं, तो वो लोग ऐसे बहुत स्मार्ट लोग हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं जो अपना अंडा को पहले ही से निकाल के फ्रीज करके रख लेते हैं। या मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारी है कि अब उनका मतलब ओवरी निकालना पड़ेगा या कहीं कुछ डेंजरस स्थिति में वो लोग जाने वाले हैं, तो वो लोग अपना अंडा निकलवा के फ्रीज करवा के रख लेते हैं। वो जो पुरुष हैं वो भी अपना शुक्राणु फ्रीज करवा के रख लेते हैं और जब उनको अप्रोप्रिएट टाइम लगता है कि अब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो वो लोग अपने आईवीएफ के द्वारा अपने बच्चे को ये कर लेते हैं, ले लेते हैं। और ऐसी भी स्थितियां हैं जहां महिला का ओवरी तो ठीक है मगर उसका यूट्रस ठीक नहीं है, वो यूट्रस बच्चा को लेने के लायक नहीं है, तो वहां सेरोगेसी में जाया जाता है। सेरोगेसी में क्या प्रोसेस है कि सब कुछ आपका है, आप ही का अंडा है और आपके पति का ही शुक्राणु है, लेकिन चूंकि यूट्रस सही हालत में नहीं है या किसी कारणवश यूट्रस निकल गया, तो ऐसी महिलाएं मिलती हैं, ऐसी अच्छी महिलाएं मिलती हैं जो अपना कोख उस बच्चे के लिए देती हैं और उसका 9 महीना तक अच्छा से इलाज किया जाता है और जब वो बच्चा हो जाता है तो वो बच्चा फिर उस कपल को हैंड ओवर कर देती हैं। तो ये इसलिए अभी बहुत तरह के का इलाज शुरू हो गया है, आप इसको जानिए और इसका लाभ उठाइए और चुपचाप घर में मत बैठे रहिए कि हमको तो बच्चा ही नहीं हो रहा, हमको क्यों नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा तो क्या करें, ये ऐसा मत सोचिए क्योंकि हर की ज़िंदगी में बच्चा बहुत ज़रूरी है। एक उम्र होता है जब आदमी को बच्चे का उतना महसूस नहीं होता है कमी, तो बहुत सारे यंग कपल हैं जो सोचते हैं नहीं बच्चा हो रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना कैरियर अच्छे तरह से जी रहे हैं, हम लोग अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से जी रहे हैं। पर जब ओल्ड एज आने लगता है, अब अकेलापन जब खलने लगता है, तब आदमी उसमें कुछ कर नहीं पाता है। इसीलिए हर चीज़ सही समय में होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही चीज़ सही समय में होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही और ये बात हर जगह हर फील्ड में ये बिल्कुल काम आने वाली बात है। जो आईवीएफ का जिक्र आपने किया मैम, बहुत सारी डिटेल में आपने जानकारी दी है इसके बारे में। कितनी उम्र तक इसके माध्यम से संतान सुख मिल सकता है? ये तो हम, क्योंकि आप ही ने कहा कि आजकल हर चीज में लोग लेट कर रहे हैं, नहीं लेट डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, हम तो ऐसा भी देखे ना कि जैसे अब महिला का उम्र ज्यादा हो गया, अब उसका अंडा अपना बन ही नहीं सकता है जी, तो ओवम डोनेशन से उसको बच्चा रुकाया जा सकता है। अच्छा, खुद हम लोग भी उपाय है। हाँ, उसका भी उपाय है। ये तो बोले अगर पुरुष में दिक्कत है तो शुक्राणु डोनेशन में मिलता है, अगर स्त्री में दिक्कत है तो ओवम भी डोनेशन में मिलता है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि आपको हाथ पैर मोड़ के निराश होने का जरूरत
दिक्कत नहीं है, अभी हर तरह का उपाय है ना। तो इसीलिए अगर आपको दिक्कत है तो उसके लिए हेल्प करने के लिए है। तो इसीलिए उम्र का कहीं कोई बार नहीं है। खुद हम अपने ज़िंदगी की बात बता रहे हैं कि 52 साल की महिला थी, पूरा चेहरा को ढक करके आती थी कि हम कोई देख नहीं ले कि हम बच्चा के लिए आ रहे हैं, जब हम नानी की एज में पहुंचने जा रहे हैं। और ऊपर वाले के मेहरबानी से उसको जुड़वा बेटा हुआ, है ना। पेपर में आया भी था उस समय जब वो हुआ था। तो इसीलिए एज अब कोई बार नहीं है। अब यूट्रस सही सलामत होना चाहिए और यूट्रस को दवा से फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। अगर मेंस छूट भी गया है तो भी बच्चा रुकाया जा सकता है। बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं रुकता है, लेकिन रुकाया जा सकता है, ट्रायल लिया जा सकता है उसके लिए। जी, मतलब हर उम्र में अभी टेक्निक हमारी ऐसी है, जो इलाज की पद्धति है ऐसी आ गई है कि हर उम्र में या फिर किसी भी अवस्था में आप कह सकते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते कि लोग थोड़ा अवेयर हो, जानकार हो, जागरूक हो। जैसे हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, वो सारी जानकारी रखें, तभी उसका लाभ उठा पाएंगे। और जितनी जल्दी हो सके तुरंत चिकित्सक से जाके सलाह लें, परामर्श लें, ये सबसे ज़रूरी है, ताकि जो डॉक्टर हैं वो बता सकें कि अब अगला स्टेप आपको क्या करना है और नहीं करना है। पर एक बात और भी तो बोलना है ना कि आप 52 साल की उम्र में और 55 साल की उम्र में जो बच्चा को ला रहे हैं इस दुनिया में, तो क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि उस बच्चे को आपको पाल पोस के बड़ा करना है? ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपका एक उम्र तो रहना चाहिए ना, बच्चे को आप पढ़ाइए लिखाइए, उसका कैरियर बनाने के लायक बनाइए। तो इसीलिए हर सही चीज़ को सही समय में ही होना उचित है। अब आप 70-75 साल की उम्र में जब आप बीमार पड़ जाएंगे और आपका बच्चा अभी स्कूल ही गोइंग रहेगा, तो आप तो उसके लिए बहुत गलत काम कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए तो बहुत गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और उसका पूरा भविष्य जो है वो आप नहीं देख पाएंगे, नहीं देख उसको पाएंगे, सुरक्षित उसका नहीं रख कैरियर पाएंगे। भी तो बनाना है आपको ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत तरह से एक बच्चे को सिर्फ लाना ही नहीं होता है, उसको पूरी तरह से उसको पालन पोषण से लेके उसका पूरा सेट करने तक की जिम्मेदारी एक माता पिता पर होती है। बहुत सारे कारण आपने बताए हैं और बहुत सारे उपाय भी बताए हैं कि ये जो इनफर्टिलिटी है उस पर हम निजात पा सके और कोई भी महिला जो है वो संतान सुख से वंचित ना रहे, परिवार में खुशियां जो है वो बरकरार रहें। लेकिन कई बार कुछ बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो गर्भ धारण करने में कभी कभी अवरोध पैदा करती हैं। इनमें जैसे थायराइड है, थायराइड का जिक्र आपने किया भी, मधुमेह है, डायबिटीज़ है, जो कि आज तो हर दूसरे तीसरे में डायबिटीज़ है। तो थायराइड के बारे में भी तो आपने बताया अभी, डायबिटीज़ के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई महिला डायबिटिक है और गर्भ धारण करना चाहती है तो क्या इसमें क्या क्या मुश्किलातें हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक हैं और उनको प्रेगनेंसी होता है, थायराइड है और उनको प्रेगनेंसी होता है। बस सिर्फ इतना ही है कि हम लोग फर्स्ट ही विजिट में देख लेते हैं कि अगर थायराइड है तो हम लोग उसका दवा देते हैं और दवा से थायराइड को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि थायराइड अगर अनकंट्रोल रहा तो बच्चे का मानसिक विकास सही नहीं होता है। उसी तरह डायबिटीज भी है तो वो प्रेगनेंसी नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। उन लोग प्रेग्नेंट होते हैं और उन लोग को प्रेगनेंसी अलाउड है, ऐसा नहीं कि उनको मना है कि आपको प्रेगनेंसी मत करिए, अलाउड है। लेकिन उस समय आपको चेकअप कराते रहना पड़ेगा और आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और आप एक फिजिशियन या डायबिटिशियन इनके साथ भी आपको कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल आपका बिल्कुल अच्छा से रहना चाहिए। क्योंकि अधिकतर डायबिटिक लोगों का बच्चा देखने में बहुत मोटा पर अंदर से कमजोर होता है, तो इसीलिए उन लोगों का बच्चे में भी डायबिटीज के लक्षण आ जाते हैं? नहीं, बच्चे में डायबिटीज का लक्षण तो बाद में आएगा, लेकिन डायबिटिक मदर का बच्चा बहुत मोटा हो जाता है। तो इसीलिए उन लोगों को और भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए डायबिटीज को अच्छा से अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो बच्चे में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता ही। बहुत सारे पेशेंट हैं जो ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी करते हैं तो डायबिटिक हो ही जाते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत कम उम्र में भी जुवेनाइल डायबिटीज होता है बहुत लोगों को। तो उन लोगों को भी प्रेगनेंसी होना है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा केयर का जरूरत है, बिल्कुल ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। और इसके लिए डॉक्टर के संपर्क में रहना, ऐसे तो हर प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि डॉक्टर के संपर्क में रहना ही रहना है, लेकिन इसमें है कि थोड़ा ज़्यादा सावधानी रहनी है और जैसे जैसे डॉक्टर कहते हैं मिलने के लिए वैसे वैसे मिलते रहना है। तो मैम, इतनी अच्छी बातें अभी आप बता रही हैं, इतनी उपयोगी जानकारियां आपके माध्यम से मिल रही हैं, सवालात और भी निकल रहे अंदर आ रहे हैं, लेकिन अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। तो आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आई, अपना समय दिया, बहुत सारी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।